नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। बिहार पुलिस, जी हाँ, एग्जाम में बहुत समय नहीं है। आप लोग को अगर याद हो तो मैं फिर से याद दिलाना चाहूँ। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th आपको साइंस जरूर कराऊंगा, क्योंकि साइंस एक अहम सब्जेक्ट है बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस में साइंस से लगभग 20 प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप जानते हैं कि इसके सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है कि एससीईआरटी या एनसीईआरटी जो भी है, क्लास 9th और 10th का साइंस आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th और 10th साइंस शुरू कर दिया हूं, है ना। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है उत्तक, यानी कि टिश्यू, है ना। इससे पहले एक हम लोग कोशिका अध्ययन कर चुके हैं, हालांकि वो एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन मतलब कंटेंट उसमें ठूस ठूस के भरा है। आज का जो टॉपिक है वह है उत्तक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको बिहार पुलिस में एक प्रश्न हमेशा हमेशा आपको देखने को मिलता है ना। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, अगर ये वीडियो पसंद नहीं है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। उसी बुक से सब कुछ निचोड़ करके और मैं यहाँ लाया हूँ, तो यहाँ आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिल जाएगी, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं आप लोगों से चाहता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि उत्तक है क्या, कैसे बना। इससे पहले वाले वीडियो में आपने कोशिका पढ़ा था। अब कोशिका तो जान गए थे आप। कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। मतलब कि बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। जैसे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, तो बहुत सारे अंग मिलके एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। जैसे ये 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां हैं ना, पांचों मिल करके एक मुट्ठी का निर्माण करता है। वैसे ही बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो एक टिश्यू का निर्माण होता है। तो ये आप जान गए टिश्यू के बारे, ठीक ना। अब कहता है कि उत्तक शब्द, ये टिश्यू जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अगर बात की जाए, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भैया टिश्यू है, ये है, वो है, ठीक ना, फला है और चीला है। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे पहले टिश्यू का प्रयोग किसने किया था, तो क्या बताएंगे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विचेत। क्या नाम था? विचेत। विचेत के द्वारा ही टिश्यू शब्द का प्रयोग किया गया था। क्लियर है? क्लियर है सर। अब पूछता है कि टिश्यू के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वह जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत। जैसे आप टिश्यू पढ़ रहे हैं तो यह कौन सी शाखा के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। तो टिश्यू का अध्ययन या टिश्यू के बारे में अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं भैया? हिस्टोलॉजी। प्रश्न एक और पूछता है कि हिस्टोलॉजी जो शब्द है, नामकरण किसने किया था हिस्टोलॉजी का। तो हिस्टोलॉजी का जो नामकरण करने वाले थे उनका नाम था मायर। क्लियर है? हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन। यहां पर आप आइए, तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी का सर नामकरण किसने किया था? तो सर नामकरण किया था मायर नामक वैज्ञानिक ने, है ना। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से एकदम डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आइए आगे आते हैं। आपने देखा होगा पेड़ पौधे हमेशा बढ़ते रहेंगे, वो बुढ़ापे तक बढ़ते रहते हैं। कभी उनमें एक टहनी फेंकेगा, कभी इधर पत्ता फेंकेगा, कभी ये फेंकेगा। अब अगर जीव जंतु को ले लीजिए, जैसे मनुष्य को ही ले लीजिए, कभी बुढ़ापे में देखे हैं कि अंगुली बढ़ रहा है? देखे हैं? नहीं। पैर बढ़ रहा है? नहीं, बढ़ता नहीं है। इसका सीमा है, बढ़ेगा फिर उसके बाद रुक जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से कि ये जो पौधे निरंतर वृद्धि करते रहते हैं किस उत्तक के कारण। तो ये उत्तक होता है विभाज्योत्तक, है, या फिर विभाजित उत्तक भी कहते हैं। विभाज्य उत्तक ये पादपों में ही पाए जाते हैं, जीव जंतु में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पादपों में पाए जाते हैं, जीव जंतु में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? तो क्लियर है सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि विभाजित हो करके वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन जंतु में नहीं होता है ऐसा। क्लियर? क्लियर। आइए, इसी वजह से पादप जो है वह जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। क्लियर है? आइए, अमीबा जो है इसमें एक ही कोशिका होती है। अब अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारी कोशिकाओं के मिलन से, बहुत सारी कोशिकाओं के मिलन से टिश्यू बनता है, लेकिन इसका क्या, अमीबा में तो एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका है, कैसे टिश्यू बनेगा।
तो अमीबा सिंगल कोशिकीय जीव है और एक ही कोशिका से ये सारा काम करता है। ये कोशिका टूट करके फिर दूसरा अमीबा का निर्माण कर देगा। एक ही कोशिका से ये खाना भी पकड़ लेगा। अमीबा का देखिए, जैसे यहाँ पर कोई भोजन है ना, ये भोजन है और यहाँ सिंगल कोशिका वाला अमीबा है, इसका कोई आकार नहीं होता है। अब इसको ये ग्रहण करना है तो ये अपने कोशिका को क्या करेगा, ऐसे पतली पतली ऐसे करना शुरू करेगा और ऐसे ऐसे करते करते भोजन को ये अपने अंदर ले लेगा। बस ऐसे करता है। इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये डिटेल में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो आगे चल, यहां तक हो गया, ठीक ना। संदेशों की वाहक कौन सी कोशिका करती है, तो ये तंत्रिका तंत्र करती है, जानते ही हैं आप। शरीर में देखिए रक्त ऐसा, ये भी एक उत्तक ही है। रक्त जो है टिश्यू है, लेकिन ये जंतु में है, पादप में नहीं है। टिश्यू ये जंतु में है। यह क्या करता है, ऑक्सीजन को, भोजन को, हार्मोन्स को और अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में, शरीर में रक्त किसका वहन नहीं करता है, तो देख लीजिए आप। यह पूछता है कि शरीर इनमें से भोजन का वहन कैसे होता है, तो रक्त से, ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन के साथ रक्त से, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थ भी रक्त से, जो किडनी फिर उसको लास्ट में फिल्टर करता है अपशिष्ट पदार्थ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ आप नोट करते जाइए। पीडीएफ के लिए परेशान मत करिएगा। पीडीएफ नहीं इसलिए देते हैं कि आप लोग पीडीएफ के चक्कर में नोट नहीं करते। आइए, बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो उसमें श्रम विभाजन होता है। अभी अमीबा में आपने देखा ना कि एक ही कोशिका है, उसी से खा रहा है, अपने को विभाजित कर रहा है, सारा काम उसी से कर रहा है। लेकिन मनुष्य का क्या है, श्रम विभाजन है। ये कोशिका है हाथ वाला, ये लिखने का काम, पैर में जो है वो चलने का काम है ना, हर चीज का अलग अलग काम कर देता है अंग बन बन के। ठीक, चलिए, तो बहुकोशिकीय जहां होता है, बहुत सारी जहां कोशिकाएं होती हैं, वहां आप देखेंगे क्या भाई, वहां आप देखेंगे कि श्रम विभाजन होता है ना। कोशिकाओं के समूह को उत्तक या टिश्यू कहा जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं। टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी मायर ने किया था, ये हम पहले ही बता चुके हैं। आइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तकों के उदाहरण। उत्तक के कोई उदाहरण, तो मैंने बता दिया है कि रक्त जो है यह एक संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। फ्लोएम पादप वाला, ये भी उत्तक का ही उदाहरण है और पेशी भी उत्तक का ही उदाहरण है। तीनों के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आइए, हम लोग जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वह अभी फिलहाल पादप पढ़ेंगे। पादप उत्तक मतलब पेड़ पौधे में जो उत्तक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। मैं मान रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट देखो भाई, सीधी बात, जिसको पसंद नहीं है वो छोड़ करके चले जाओ। मुझे शौक नहीं है कि मैं सबको ऐसे पढ़ाऊं। हम उसी को पढ़ाएंगे जो रुचि लेना चाहता है। नौकरी अगर लेना है आपको तो धैर्य बना करके पढ़िए। वो रटुआ फटुआ वाला काम अब करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। सीधी बात, नो बकवास, है ना। अगर चाहते हैं कि रिजल्ट हो, देखिए होता क्या है ना कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको बड़ा बोरिंग लगेगा ये सब। उसको लगता है खाली रटे, ए वन लाइनर रटे और काम। ऐसे नहीं होगा रिजल्ट भाई। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी जरूरी होते हैं यार। जब पढ़ोगे अच्छे से, मन लगा करके, धैर्य से, पढ़ने का मन किसी का नहीं करता है, लेकिन मन चाप करके पढ़िए ना। नौकरी लेना है ना यार, दाल भात थोड़ी बनाना है कि भैया चटाफट सीटी लगाए बन गया। जॉब लेना है भाई, कुछ बड़ा करना है। तो कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा पेशेंस तो होना चाहिए ना, थोड़ा त्याग तो होना चाहिए ना। अब जब त्याग ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है, क्या नौकरी लगेगी। सिंपल बात। आइए, विभाज्योदक जो टिश्यू है यह कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जड़ और तने में मुख्यतः पाया जाता है विभाज्योदक टिश्यू। मैं बता चुका हूं, इसकी वजह से यह बढ़ते रहता है, निरंतर जीवन पर्यंत ये बढ़ते रहता है ना। आइए, तने की परिधि, तने की जो जैसे तना है किसी पेड़ का, ये तना है, ठीक ना, ये तना है, ये वाला तना है। तो तने की परिधि या मूल, जड़ है ना, में वृद्धि जो होती है वो कैम्बियम के कारण। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि तने की परिधि में वृद्धि होने का कारण क्या है, तो कैम्बियम के कारण वृद्धि होती है। एकदम डायरेक्ट आपको पॉइंट पूछ देगा, ये कैम्बियम के कारण होती है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अंतर्विष्ट विभाज्योतक पत्तियों के आधार में, अब पूछे कि पत्तियों के, पत्ती जो लीफ होता है उसके आधार में या टहनी के इंटरनोड में, दोनों तरफ होता है। ये कौन सा होता है, तो विभाज्य उत्तक तो होता ही है, लेकिन वह अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक होता है ना। विभाज्य उत्तक होता है
बट वो अंतर्विष्ट वाला होता है। आइए अब आते हैं यहां से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो यहां से शुरू होता है। पैरेनकाइमा, नाम याद रखिएगा, पैरेनकाइमा यह सरल स्थायी ऊतक का उदाहरण है। सरल स्थायी ऊतक पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा के बहुत सारे प्रकार हैं जो हम लोग देखते हैं, वहां से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आता है। आइए आ गए हम लोग, अब आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पर। देखिए पैरेनकाइमा ऊतक ये काम क्या करता है कि पौधों को यह सहायता प्रदान करता है। पैरेनकाइमा पौधों को सहायता प्रदान करता है, ठीक ना, और भोजन का संग्रह भी करता है। तो पूछे कि पादप में कौन सा ऊतक पौधों को सहायता प्रदान तथा भोजन का संग्रह करता है, तो बताएंगे कि पैरेनकाइमा। क्लियर है? क्या बताएंगे? पैरेनकाइमा आपको बताना है, ठीक ना। ठीक, आइए देखिए, भोजन का संग्रह या भंडारण एक ही चीज है, करता है। आगे आइए, पैरेनकाइमा बहुत प्रकार के आप पढ़ेंगे, जिसमें कुछ पैरेनकाइमा ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो जिस पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल होगा, यहां समझिएगा, जिस पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल होगा उसको क्लोरेनकाइमा कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? क्लोरेनकाइमा। देखिए काइमा यहां से ले लिया गया और क्लोरो यहां से ले लिया गया, क्लोरेनकाइमा कहा जाता है जिसमें क्लोरोफिल। सीधा एग्जाम में पूछेगा कि जिस कोई ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है कहते हैं, तो बताएंगे क्लोरेनकाइमा। क्लियर? ओके, क्लियर है। चलिए, जलीय पौधे आपने देखा है ना, आपने देखा है क्या कि जो जैसे पानी वाला सिंघाड़ा आपने देखा होगा, या भेंट का फूल या कमल का फूल पानी में या कीचड़ में देखे होंगे, तो पानी वाला जो पौधा होता है या छुई मुई भी पानी में होता है, तो इनका जो पेड़ होता है वो गलता नहीं। बाकी दूसरा लकड़ी या पानी में फेंक दीजिए, महीना दिन 20 दिन में वो सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पानी वाला पौधा वो डूबता भी नहीं है, तैरते रहेगा पानी पर। बाकी दूसरा लकड़ी फेंके तो डूब भी सकता है, लेकिन जो पानी वाला पौधा होता है वो डूबता नहीं है, ना वो खराब होता है। उसमें जो ऊतक होता है ना, वह होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, एयर मतलब हवा। किसी चीज में अगर हवा भर देंगे तो पानी में नहीं डूबेगा ना, जैसे ट्यूब में हवा भर दीजिए तो नहीं डूबेगा। एरेनकाइमा मतलब याद रखिए कि उसमें हवा भर गया होगा और वह नहीं डूबता है। तो सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि जलीय पादप जो पानी में नहीं डूबते हैं उनका कारण है कौन सा? क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पूछे तो बताएंगे सर नहीं डूबेगा, एयर भरा होगा, एरेनकाइमा। क्लियर? क्लियर है। आइए चलिए आगे चलते हैं। पौधे में लचीलापन होने का कारण, अच्छा बहुत सारे पौधे आपने देखा होगा कि कुछ को पट से तोड़ देंगे, है ना, पकड़े और ऐसे करके तोड़ दिए, टूट गया, लेकिन कुछ जो होता है वो लचक जाता है, मड़ोरिए लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें भैया कॉलेनकाइमा है। जब लचीलापन की बात आए तो बताएंगे कि सर लचीला है, कॉलेनकाइमा होगा। डूब नहीं रहा है, एरेनकाइमा होगा। क्लोरोफिल आ गया, क्लोरेनकाइमा होगा। रट लीजिए, प्रश्न एकदम आएगा ही आएगा। चलिए, कॉलेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहायता, अब जान ही रहे हैं, ये जब टूट नहीं रहा है तो ये यांत्रिक सहायता दे ही रहा होगा, जब टूट नहीं रहा है तो ये दे रहा होगा यांत्रिक सहायता, बिल्कुल दे रहा होगा सर। तो यहां पर ध्यान देना है। आइए, पैरेनकाइमा जो ऊतक है, ये सब पैरेनकाइमा के ही प्रकार हैं, है ना। यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। एपिडर्मिस जो ये मतलब कोई भी छाल है या कोई भी जीव है या पेड़ है, पादप है, तो इसका सबसे बाहरी जो लेयर होगा ना वह कहलाएगा एपिडर्मिस, ठीक है ना। जंतु में एपिथेलियम कहलाता है, पादप में एपिडर्मिस। तो ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है यह पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा ऊतक जो है यह कठोर और मजबूत बनाने का कार्य करता है। आइए आगे चलते हैं। बहुत शानदार प्रश्न लाया हूं। नारियल के छिलका को आपने देखा होगा कितना कठोर होता है, उसको तोड़ते रहिए टूटेगा नहीं, वह भी टिश्यू ही है, ऊतक ही है। अब पूछता है एग्जाम में कि नारियल का जो छिलका होता है वह कठोर होता है, क्यों? तो उसमें भी एक टिश्यू है, वह है स्क्लेरेनकाइमा। क्या? स्क्लेरेनकाइमा, मतलब कि जो खोपड़ी है उसकी
वह स्क्लेरन कायमा के कारण इतनी कठोर हो गई है कि वह टूटता नहीं है। स्क्लेरन कायमा जो होती है वो मृत कोशिकाएं होती हैं, मरा हुआ कोशिका होता है ना, मृत हो जाती है। देखे ही होंगे नारियल वाला एकदम डेथ होता है, मरा होता है। ठीक, चलिए, स्क्लेरन कायमा की जो भित्ति होती है वह बहुत मोटी होती है। इसका मुख्य कारण होता है लिग्निन। क्या कारण होता है? लिग्निन। तो कभी पूछे कि स्क्लेरन कायमा जो है, स्क्लेरन कायमा, इसकी भित्ति मोटी होने का कारण, तो बताएंगे सर लिग्निन बताए थे। यह कोशिकाओं को दृढ़ बना रहा है। नारियल में आप देख ही रहे हैं कितना दृढ़ बना दिया है, मृत है तो दृढ़ बना ही दे रहा है। सीमेंट जैसा ये बना देता है। नारियल का आप देखिए छिलका एकदम सीमेंट जैसा कठोर हो जाता है, तो लिग्निन जो है यह सीमेंट जैसा बनाने का कार्य करता है। तो पूछ दे कि पादप में वह कोशिका या वह ऊतक जो सीमेंट जैसा बना देता है तो लिग्निन होगा। कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाता है। पत्तियों को जब आप देखेंगे तो उसके बाहरी परत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दिखाई नहीं देंगे नंगी आंखों से। उस छिद्र को स्टोमेटा कहा जाता है। उसी छिद्र के द्वारा वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है पत्तियों के माध्यम से। तो ये भी पूछता है कि स्टोमेटा का काम क्या है, तो भैया वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया इसी से संपूर्ण होता है। आइए, पत्तियां, हाँ ये बता चुका हूं मैं। मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में यह रासायनिक पदार्थ होता है जो एक जल अवरोधक का कार्य करता है, कहलाता है क्यूटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जान लीजिए, अभी आपने पढ़ा लिग्निन, लिग्निन पढ़ा, अभी आपने पढ़ा स्टोमेटा। अगर मरुस्थल में तो ऐसे भी पानी नहीं है। अगर मरुस्थल में वाष्पोत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा पत्तियों से, तब तो सारा पानी सूख जाएगा। एक तो पानी की कमी है, अगर वाष्पोत्सर्जन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो उनमें जो उत्तक होता है वह क्या होता है भैया, तो वह क्यूटीन होता है। यह जल अवरोधक का कार्य करता है, मतलब पानी को निकलने ही नहीं देगा। पानी को क्या करेगा? निकलने ही नहीं देगा, न निकलने देगा न आने देगा। ये बाहरी ध्यान रखिएगा। तो क्यूटीन होता है। यह पादप के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है, कहलाती है, एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है, यह सुब्रिन कहलाती है। अच्छा, अभी एपिडर्मिस हम क्या किसको कह रहे थे? जैसे पादप है, ये पादप है ना, तो इसका जो बाहरी छाल है ये है एपिडर्मिस। अब इस पर सुब्रिन, एपिडर्मिस तो है, कुछ दिन के बाद ये जो है वो विभाज्य उत्तक है ना, तो ये विभाज्य उत्तक इसमें बट जाता है और ये बन जाता है सुब्रिन। अब सुब्रिन भी ऐसा बन जाता है जैसे मरुस्थलीय पेड़ है तो बाहरी आंधी तूफान है ना, उसके प्रभाव से आंतरिक क्षति नहीं होने देता है पेड़ को, तो यह लेप बना लेता है सुब्रिन, है ना। चलिए अब आते हैं जाइलम। यह जल का वहन करता है, यह भोजन का वहन करता है। जाइलम और फ्लोएम ये भी उत्तक ही हैं, टिश्यू ही हैं। यह जटिल उत्तक हैं, दोनों याद रखिएगा। पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम हैं जटिल उत्तक कि सरल उत्तक, तो बताएंगे जटिल उत्तक हैं। कैसे हैं? जटिल उत्तक। जाइलम को संवहन उत्तक भी कहते हैं। यह जल का वहन करता है और जल के साथ साथ और भी खनिज का भी वहन करता है। यह क्या होता है भैया? यह होता है जाइलम। पादपों में भोजन का संग्रह, ये मैं बता चुका हूं, पैरेन्काइमा। फ्लोएम अब पढ़ते हैं, इसके 4 अवयव को पढ़ेंगे, जिसमें चालानी कोशिका पढ़ेंगे, साथी कोशिका पढ़ेंगे, है ना, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। आइए, तो फ्लोएम के 4 हैं भाग, जिसमें एक है चालानी नलिका, पूछता है। दूसरा होता है साथी कोशिका, तीसरा होता है फ्लोएम खुद, है ना, और चौथा आपने फ्लोएम पैरेन्काइमा यही होता है, और चौथा होता है फ्लोएम रेसा। ये दोनों एक ही है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक ना। पैरेन्काइमा आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम जो है क्या करता है? भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। अभी आपने देखा जाइलम क्या कर रहा था, तो सर जाइलम तो जल को पहुंचा रहा था, लेकिन फ्लोएम जो है वो क्या करता है? तो सर ये तो भोजन पहुंचाएगा। फ्लोएम जो है यह भोजन पहुंचाएगा, जाइलम जल। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ते हैं हम लोग, जंतु उत्तक, है ना। अभी हमने पादप उत्तक पढ़ा, अब आइए जंतु उत्तक। जंतु उत्तक में मुख्य रूप से आप रक्त को जानिए। रक्त जो है पहले भी मैं बता चुका हूं कि यह संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है जल। जी हाँ, किसका? संयोजी उत्तक का उदाहरण है ना। चलिए, कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। जंतु के शरीर को ढकने वाला तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक एपिथेलियम। अभी आप पादप में पढ़ रहे थे एपिडर्मिस, लेकिन जंतु में जब आते हैं
तो एपिथेलियम पढ़ते हैं ना। जंतु में क्या पढ़ते हैं? एपिथेलियम। यह पूरे शरीर को बाहर से एकदम घेरे रहता है, संपूर्ण शरीर को। देखिए एपिथेलियम पूरे शरीर को बाहर से घेरे रहता है, यह कहलाता है एपिथेलियम। जो त्वचा बनी होती है यह कैसी एपिथेलियम की होती है? तो यह शाल्कीय एपिथेलियम की बनी होती है, तो यह भी आपको ध्यान देना है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है, पूछता है डायरेक्ट। प्लाज्मा में क्या क्या निलंबित होता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो निलंबित होते रहते हैं प्लाज्मा में। अस्थि यानी हड्डी उदाहरण है, तो यह भी एक टिश्यू ही है, यह भी कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब संयोजी ऊतक है। जैसे ब्लड संयोजी ऊतक है, वैसे अस्थि भी संयोजी ऊतक का ही उदाहरण है। दो अस्थियां, जैसे एक अस्थि ये हो गया इधर से और एक अस्थि इधर से ये हो गया, ये दोनों अस्थियां जो जुड़ता है तो इसको लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। जब दो अस्थि आपस में जुड़ते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। हिंदी में अगर पूछ देता है कभी तो बताएंगे कि स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु। दो अस्थि के जोड़ों को लिगामेंट्स या स्नायु कहते हैं। अब आए एक अस्थि आए और एक आए मांसपेशी, है ना। इसके जोड़ों को कहते हैं टेंडन। जी हाँ, क्या कहते हैं? टेंडन या कंडरा, या क्या कहते हैं? कंडरा, है ना। टेंडन या कंडरा। तो देखिए दो जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, जब मांसपेशी से जोड़े तो कंडरा टेंडन कहेंगे, और जब हड्डी से हड्डी को जोड़े तो लिगामेंट से स्नायु कहेंगे। आइए लास्ट पेज, 2-3 प्रश्न और है। कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे हड्डी होता है कितना कठोर, हाथ की हड्डी बहुत कठोर। ये देखिए कान, देखिए कितना लचीला है। अब कान में भी आपने पढ़ा होगा कि कान में भी हड्डी होती है ना, सबसे छोटी हड्डी, लेकिन हड्डी नहीं होती है। ये मुख्य रूप से कान में क्या होता है? उपअस्थि होता है, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। सबसे लचीला, है ना, कठोर नहीं। अस्थि जो होता है वो लचीला नहीं होता है, जबकि उपअस्थि जो होता है वो लचीला होता है। इसको कार्टिलेज भी कहते हैं। यह भी एक संयोजी ऊतक ही है। यह प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। हमारे शरीर में जो वसा संचित होती है वह त्वचा के नीचे, एपिथेलियम के नीचे वसीय टिश्यू में होता है। तो एनसीईआरटी क्लास 9th से इतने प्रश्न मैं लाया था, जो कि देखिए है तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए टिश्यू में। आप तरह तरह की किताब पढ़ेंगे, तरह तरह चीजें मिलेंगी, लेकिन एक चीज जान लीजिए, जो एग्जाम में पूछेगा वह यहीं से पूछेगा। एनसीईआरटी के फैक्ट ही पूछता है, फालतू नहीं पूछेगा आपसे। तो इसको आपने अगर पढ़ लिया है 25 मिनट 20 मिनट जो भी लगा, तो ये मान लीजिए कि टिश्यू से अब आप प्रश्न नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत मजेदार क्लास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि इसको कंटिन्यू हम रख सके। आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो रुचि बढ़ता है और भी मैं वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। तो चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।